यूरुग्वे से एक चार्टर्ड प्लेन फ्लाइट 571 रग्बी टीम के खिलाड़ियों और कोच को लेके सैंटियागो चिली के लिए उड़ान भरता है और एंडीज पर्वत श्रृंखला में पहुंचकर अचानक क्रैश हो जाता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और कुछ बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। दूर दूर तक सफेद बर्फ का रेगिस्तान और पहाड़ियाँ, बीहड़ इलाका, ये लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। मदद आने की पॉसिबिलिटी न के बराबर। इसके बावजूद 72 दिन तक ये खिलाड़ियों ने खुद को कैसे बचाए रखा, जहां जिंदा रहना नामुमकिन था। आज आप जानेंगे स्टोरी बिहाइंड इट में। मोंटेविडियो यूरुग्वे के रग्बी टीम के प्लेयर्स का सैंटियागो चिली में एक ओल्ड बॉयज क्लब रग्बी टीम के साथ मैच होने वाला था। क्लब के प्रेसिडेंट डैनियल जुआन ने टीम को एंडीज से सैंटियागो तक उड़ाने के लिए यूरुग्वे एयरफोर्स के फ्लाइट 571 को किराए पर लिया। विमान में 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। कर्नल जूलियो सीजर फेर्दास एक एक्सपीरियंस एयरफोर्स पायलट थे। उनके साथ को पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल दांते हेक्टर लेगुरारा भी थे। प्लेन में अभी भी 10 सीटें खाली बच गई थी, तो टीम के सदस्यों ने कुछ दोस्तों और परिवार के सदस्यों को अपने साथ आने के लिए इनवाइट किया। 12 अक्टूबर 1972 को कैरास्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये विमान रवाना होता है, लेकिन उसके रास्ते में पड़ने वाले एंडीज के ऊपर भारी तूफान मंडरा रहा था, जिसके चलते उन्हें मेंडोजा अर्जेंटीना में रात भर रुकना पड़ा। 13 अक्टूबर सुबह तक भी मौसम में सुधार नहीं हुआ था। पायलट ने दोपहर तक मौसम के साफ होने का इंतजार किया, क्योंकि ऐसा अंदाजा था कि दोपहर तक मौसम साफ हो जाएगा। और उसके बाद दोपहर 2:18 पर विमान फ्राइडे 13 को सैंटियागो के लिए उड़ान भरता है। ये मेंडोजा से साउथ की तरफ मेलार्गुए की ओर उड़ान भरते हैं। को पायलट लेगुरारा ने अपने विमान की पोजीशन बताते हुए मेलार्गुए हवाई अड्डे को रेडियो किया और उन्हें बताया कि वो लोग दोपहर 3:21 पर 2515 मीटर ऊंचे प्लांचोन पहाड़ियों तक पहुंचेंगे। पायलट फेर्दास इस उड़ान में को पायलट लेगुरारा को ट्रेनिंग दे रहे थे और विमान का कंट्रोल उन पहाड़ियों पर पायलट लेगुरारा के हाथों में था। जैसे ही उन्होंने एंडीज के ऊपर से उड़ान भरी, बादलों ने पहाड़ों को ढक लिया। विमान FAU 571 4 साल पुराना विमान था। विमान को कुछ पायलटों द्वारा कमजोर माना जाता था। बादलों को पहाड़ पे छाया हुआ देख पायलट ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर विमान को उड़ाना जारी रखा। विमान को अभी भी क्यूरिको तक पहुंचाने के लिए 60 से 70 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। रोबर्टो कैनेसा, जो कि सर्वाइवर्स में से एक थे, उन्होंने बताया कि पायलट बहुत जल्द उत्तर दिशा की ओर मुड़ गया और उसने प्लेन को सैंटियागो के लिए नीचे उतारना शुरू कर दिया, जबकि विमान अभी भी एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर ही था। ऐसा उसे घने बादलों की वजह से लगा होगा। अब उन्होंने खुद को पहाड़ियों के बीच घिरा पाया। विमान में बैठे खिलाड़ियों ने पहले तो इसे हंसी मजाक में लिया, जब तक कि कुछ पैसेंजर्स ने ये नहीं देखा कि विमान पहाड़ के बहुत करीब था। पायलट तुरंत विमान को ऊपर उठाने की कोशिश में लग गया, जिसके चलते प्लेन का सिरा अब लगभग आसमान की तरफ सीधा हो चुका था और अब प्लेन में कंपन शुरू हो गई। विमान अब बुरी तरह हिलने लगा था। अब प्लेन का जमीन से टकराने वाला अलार्म बजना शुरू हो चुका था, जिससे सभी पैसेंजर्स अब उस आने वाले खतरे से सतर्क हो गए थे। पायलट ने ऊंचाई हासिल करने की कोशिश में प्लेन की ज्यादातर पावर का इस्तेमाल कर दिया। सर्वाइवर्स बताते हैं कि विमान 2 या 3 बार पहाड़ से टकराया। दोपहर 3:34 पर एक टक्कर ने प्लेन के पीछे के हिस्से को तोड़ दिया और दूसरी टक्कर ने उसकी राइट विंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। विमान कुछ और सेकंड के लिए 200 मीटर आगे ऊपर की ओर बढ़ता रहा और इसके बाद प्लेन 2 हिस्सों में टूटकर अलग हो गया। प्लेन का कॉकपिट और पैसेंजर वाला भाग 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगभग 725 मीटर नीचे गिरा और तेजी से फिसलता हुआ बर्फ की चट्टान से टकराया, जिसने दोनों पायलट के साथ कॉकपिट को कुचल के रख दिया, जिसमें पायलट फेर्दास की तुरंत मौत हो गई। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि दुर्घटना पायलट की गलती की वजह से हुई थी। टक्कर के बाद 4 और लोगों की मौत हो चुकी थी। अब नॉइज गियर ने प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पैनल को टकराने की वजह से सिकोड़ दिया और जिस वजह से इंस्ट्रूमेंट पैनल ने पायलट की छाती में जोर का दबाव डाला, जिससे उसका सिर खिड़की से बाहर निकल गया। को पायलट लेगुरारा गंभीर रूप से घायल हो गया।
गए और कुचले हुए कॉकपिट में ही फंस गए। उसने यात्रियों में से एक को अपनी पिस्तौल खींचने और उसे गोली मारने के लिए कहा, लेकिन पैसेंजर ने मना कर दिया। 33 लोग अब भी जिंदा बचे हुए थे। कैबिन की सीट और लगेज के टकराने की वजह से सवार लोगों को गहरे घाव लगे और कईयों के पैर टूट गए। इस हादसे के बाद वहाँ शांति छा गई और लोगों के रोने करहाने की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। कोई रेस्क्यू टीम या बाहर से मेडिकल हेल्प इन्हें नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि दूर दूर तक बर्फ और पहाड़ ही थे। वो अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। कैनेसा और जेब्रिनो दोनों फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स ने लोगों के घाव की गंभीरता की जांच करने और उन लोगों के इलाज करने के लिए जल्दी से काम किया। नैंडो पेराडो के सर में फ्रैक्चर था, वो 3 दिन तक कोमा में रहा। एनरिक प्लेटेरो के पेट में एक मेटल का टुकड़ा फंसा हुआ था, जिसे निकालने पर उसके पेट से कुछ इंच इंटेस्टाइन भी निकल आई और आर्टुरो नोगीरा की दोनों टांगे कई जगह से टूट गयी। वहीं दूसरी तरफ प्लेन के मिसिंग होने पर तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था। उस दोपहर को 4 विमानों ने अंधेरा होने तक सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन कई दिनों तक चला। कुछ एयरक्राफ्ट दुर्घटना स्थल के नजदीक से होकर भी गुजरे, लेकिन उनकी नजर क्रैश हुए प्लेन पर नहीं पड़ी। वहीं नीचे जमीन पर मदद का इंतजार कर रहे खिलाड़ी उन एयरक्राफ्ट्स को दूर से जाता हुआ देख और सुन सकते थे। उन्होंने विमान की छत पर SOS लिखने के लिए लगेज से मिली लिपस्टिक का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास इतनी लिपस्टिक्स नहीं थी कि उससे इतना बड़ा और ऊंचाई से नजर आए ऐसा मैसेज लिख सके। उन्होंने लगेज का इस्तेमाल करके बर्फ में एक क्रॉस भी बनाया, लेकिन ये खोज और बचाव विमान द्वारा नहीं देखा गया था और रेस्क्यू प्लेन के किसी भी क्रू को क्रैश हुआ प्लेन का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ समस्या ये थी कि सफेद बर्फ और खराब मौसम की वजह से किसी को भी क्रैश हुआ सफेद प्लेन दिखाई नहीं दे पा रहा था। लगभग 8 दिनों के बाद सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। अब बचे हुए पैसेंजर्स ने उस भयानक जमा देने वाली ठंड में खुद को जिंदा रखने के लिए शेल्टर बनाना शुरू किया। 28 पैसेंजर्स ने विमान के टूटे हुए कैबिन के अंदर ही खुद के लिए मलबा हटाकर जगह की। उन्होंने प्लेन की सीट्स, लगेज और बर्फ से प्लेन की टूटी खुली जगह को ढकने की कोशिश की, जिससे वो बच सके। सर्वाइवर्स के पास बर्फ के जूते नहीं थे और इनके पांव बर्फ से जम न जाएं, इसलिए वे बर्फ के जूते के तौर पर सीट कुशन का इस्तेमाल कर रहे थे। पेराडो अब 3 दिनों के बाद कोमा से जाग गया, जिसके बाद उसे पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और उसकी बहन गंभीर रूप से घायल है। उसने अपनी बहन को जिंदा बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्घटना के 8वें दिन उसकी बहन ने गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया। वो उसे बचा नहीं सका और अब बाकी बचे 27 पैसेंजर्स को भी भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। ये सब लोग समुद्र के पास रहने वाले लोग थे। टीम के ज्यादातर सदस्यों ने पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी और किसी को भी इतनी ऊंचाई का अनुभव नहीं था। बचे लोगों के पास अब मेडिकल सप्लाईज, ठंड के मौसम के कपड़े और खाने की कमी थी। उन्होंने विमान में सीट के बीच एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो देखा। उन लोगों ने विमान से इलेक्ट्रिकल केबल का इस्तेमाल करके एक बहुत लंबा एंटीना बनाया और जब उन्होंने रेडियो में खबर सुनी कि पहाड़ पर उनकी खोज रोक दी गई थी, ये खबर को सुनकर उन लोगों ने रोना और प्रार्थना करना शुरू कर दिया था, सिवाय पेराडो को छोड़कर, जो शांति से पश्चिम की ओर उठे पहाड़ों की ओर देख रहा था। उसने कहा, हम यहाँ से अपने आप निकल जाएंगे। उसके इस कॉन्फिडेंस ने बाकी के लोगों में भी उम्मीद भर दी। अब इन बचे लोगों के पास बहुत कम खाने को था। 8 चॉकलेट बार, मसल्स का एक टीन, जैम के 3 छोटे जार, बादाम का एक टीन, कुछ खजूर, सूखे प्लम और शराब की कई बोतलें। उन्होंने अपने इस थोड़े से खाने को लंबे समय तक चलाने के लिए इसे आपस में बराबर बांटा। इन्हें ये खाना जितना हो सके उतने दिन तक चलाना था। इन सब के बावजूद कुछ ही दिनों में उनके खाने का स्टॉक तेजी से खत्म हो गया। इस बर्फीले इलाके में दूर दूर तक कोई भी पेड़ पौधे, फल या जानवर तक का नामो निशान नहीं था जिससे कि ये अपना गुजारा कर सके। अब हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इन सब ने फैसला किया कि वो पायलट और मर चुके अपने साथियों को खाएंगे ताकि वो मदद आने तक जिंदा बच सकें। सर्वाइवर रॉबर्टो कैनेसा ने बताया, तब हमने भगवान से प्रे की कि वो हमें सही राह दिखाएं। अपने मर चुके साथियों की बॉडी को खाने के बारे
बारे में सोचकर ही हम कांप जाते थे। क्या हम खुद को जिंदा रखने के लिए नरभक्षी बनने जा रहे थे? ये सोचकर ही आपको खुद से नफरत होने लगती है। ये वही लोग हैं जिनके साथ हम रह रहे थे, जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते थे। ये एक बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन जब लोग भूख से मरने लगे तो सबने मिलकर इस फैसले के लिए हामी भरी। कैनेसा ने काटने के टूल के रूप में प्लेन की विंडशील्ड से टूटे हुए कांच का इस्तेमाल किया और उन सर्वाइवर्स में से कैनेसा ही वो पहला व्यक्ति था जिसने कि उन्हें खाने की शुरुआत की। बाद में और लोगों ने भी ऐसा ही किया। दुर्घटना के 17 दिन बाद 29 अक्टूबर की आधी रात के करीब एक हिमस्खलन विमान से आ टकराया, जिसमें कि सो रहे लोग दब गए और इस टक्कर ने 8 और लोगों की जानें ले ली। अब इन बचे हुए लोगों को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर वो इस जगह से नहीं निकले तो वो भी अपने बाकी साथियों की तरह ही मारे जाएंगे और उनके बचने का केवल एक ही तरीका था, पहाड़ों पर चढ़ना और मदद की तलाश करना। मर चुके को पायलट ने ये अनाउंस किया था कि विमान क्यूरिको से गुजर चुका था और इस वजह से इन लोगों का मानना था कि चिली के ग्रामीण इलाके पश्चिम में कुछ ही किलोमीटर दूर होंगे, पर वो असल में पूर्व में 89 किलोमीटर दूर थे। दुर्घटना के पहले कुछ हफ्तों में बचे हुए लोगों ने आसपास के इलाकों में कई खोजबीनें की और रात के दौरान अत्यधिक ठंड इनके रास्ते में मुश्किलें पैदा कर रही थी, जिस वजह से ये मदद की तलाश में ज्यादा दूर नहीं जा पा रहे थे, जो कि इनकी यात्रा को कठिन बना रही थी। अब ये लोग एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि इनमें से कुछ लोग मदद लेने जाएंगे। कैनेसा, पेराडो और विंजेंटीन सबसे मजबूत लड़कों में से एक थे। ये लोग जाने को तैयार थे और इन्हें खाने का ज्यादा हिस्सा पहनने के लिए गर्म कपड़े देकर भेजा गया था। उन्हें पश्चिम से चिली पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन पश्चिम की तरफ एक बड़ा पहाड़ था, तो इस वजह से इन्होंने पूर्व की ओर से घूम के जाने का फैसला किया। 15 नवंबर को पूर्व में चलने के कई घंटों के बाद उन तीनों को अपने प्लेन का टेल सेक्शन दिखता है, जिसके अंदर उन्हें चॉकलेट का डिब्बा, 3 मीट के पैकेट, रम की एक बोतल, सिगरेट, कपड़े, कॉमिक बुक्स और कुछ दवाइयाँ मिली। वे अगली सुबह अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन वो एक बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। हार्ले हालात से बहुत थक चुका था और वो मरने के लिए वहीं लेट गया, लेकिन पेराडो ने उसे रुकने नहीं दिया और उसे प्लेन के मुख्य भाग में वापस ले गया। धीरे धीरे बचे हुए लोगों में से 3 और लोगों की मौत हो गई। बचे हुए लोग जानते थे कि अगर उन्हें मदद नहीं मिली तो वो जरूर मारे जाएंगे। उन लोगों में अब बहुत निराशा, चिंता, डर और मायूसी छा गई। तभी उन लोगों ने ट्रांजिस्टर रेडियो पर सुना कि यूरुग्वे वायु सेना ने उनकी तलाश फिर से शुरू कर दी है। अब उन्हें थोड़ी उम्मीद जगी। उन्हें कैसे भी करके पश्चिम की ओर उस पहाड़ को चढ़कर पार करना था, लेकिन ये तब तक संभव नहीं था जब तक कि वो रात में जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं कर लेते, नहीं तो वो रास्ते में ही ठंड से मारे जाएंगे। तभी उन्होंने एक तरकीब अपनाई। उन्होंने एक स्लीपिंग बैग बनाने के लिए विमान के एयर कंडीशनिंग को कवर करने वाले फ्यूजल, तांबे के तार और वाटरप्रूफ फैब्रिक का इस्तेमाल किया। अब उन्होंने उसे सिलना शुरू कर दिया। सभी ने बारी बारी से सिलाई की। स्लीपिंग बैग पूरा होने के बाद 3 लोग फिर से जाने के लिए तैयार होते हैं। 12 दिसंबर 1972 को पेराडो, कैनेसा और विंजेंटीन, ये तीनों बहुत कम माउंटेनियरिंग गियर के साथ पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। यहाँ उनका ये अनुमान था कि वो 3 दिन में उस जगह पहुँच जाएंगे जहाँ उन्हें मदद मिलने की संभावना थी, क्योंकि उनके मुताबिक वो क्यूरिको के पास थे। इसीलिए वो अपने साथ सिर्फ 3 दिन का ही खाना लेके चले थे, जो कि अब इनकी बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी। इन लोगों के पास कोई नक्शा या कंपास नहीं था और कोई चढ़ाई का अनुभव भी नहीं था। उन्हें लग रहा था कि ये लोग एक दिन में ही पहाड़ के शिखर पर पहुंच जाएंगे। इस ऊंचाई पर इन लोगों का सफर अब लो ऑक्सीजन और खराब हवा ने मुश्किल बना दिया। चढ़ाई बहुत धीमी थी। प्लेन क्रैश साइट से बाकी सर्वाइवर ने उन्हें 3 दिन तक चढ़ते देखा। अब वो शिखर पर पहुंचने वाले थे। उन्हें लगा कि अब वो पश्चिम में चिली की हरी भरी घाटियां देखेंगे, लेकिन उन्हें उस तरफ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की चोटियां ही दिखाई दे रही थी। विंजेंटीन अब हिम्मत हार चुका था। वो बहुत थक चुका था, तो उन्होंने उसे वापस क्रैश साइट पर भेज दिया। पेराडो ने पश्चिम में बहुत दूर पर 2 छोटी चोटियों को देखा जो बर्फ से ढकी नहीं थी। पेराडो को यकीन था
कि यह उनका पहाड़ों से बाहर निकलने का रास्ता है और उस वक्त उन्होंने उम्मीद छोड़ने से इनकार कर दिया। पेराडो और कैनेसा कई दिनों तक चले और अब वो उस जगह तक पहुंच चुके थे जिसे कि पेराडो ने पहाड़ की चोटियों पर से देखा था, जहां उन्हें रियो सैन जोस नदी का स्रोत मिला और अब वो उस नदी के साथ साथ चलने लगे। उन्हें वहाँ इंसानों के होने के ज्यादा से ज्यादा प्रमाण दिखाई देने लगे। पहले उन्हें ह्यूमन कैंप के कुछ एविडेंस मिले और अंत में 9वें दिन कुछ गायें दिखाई दी। अब वो बहुत थक चुके थे। उस शाम उन्होंने आराम किया। कैनेसा आगे बढ़ने में असमर्थ लग रहा था तो उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया और आग लगाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे। जब वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे तब उन दोनों में से एक ने नदी की दूसरी तरफ 3 आदमियों को घोड़े पर सवार देखा और अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पेराडो ने उन्हें आवाज दी लेकिन नदी के शोर की वजह से वो उन्हें सुन नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी नदी के उस पार के लोगों में से एक ने पेराडो और कैनेसा को देखा और वो वापस चिल्लाया। कल वो समझ गए और अगले दिन वह आदमी फिर लौट आया। उसने एक नोट लिखा और एक पेंसिल को किसी तार के साथ एक पत्थर से जोड़ा और मैसेज को नदी के उस पार फेंक दिया। और इसके जवाब में पेराडो ने लिखा, मैं एक ऐसे विमान से आया हूँ जो पहाड़ में कहीं क्रैश हो गया है। मैं यूरुग्वे से हूँ। हम 10 दिनों से चल रहे हैं। मेरे साथ एक घायल दोस्त है। विमान में अभी भी 14 लोग घायल हैं। हमें जल्दी यहाँ से निकलना है और हम नहीं जानते कि कैसे। हमारे पास खाने को नहीं है। हम बहुत कमजोर हैं। आप हमें लेने कब आएंगे? हम चल भी नहीं सकते। हम कहाँ हैं? हमारी मदद कीजिए। उस आदमी ने उनका मैसेज पढ़ा। वो सब समझ गया। वो ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि उस प्लेन क्रैश में कोई अभी भी जिंदा हो सकता है और फिर वो उनकी मदद के लिए घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। उसने जीवित बचे लोगों की खबर सैन फर्नांडो चिली की सेना की कमान को दी। उन्होंने सैंटियागो में सेना से संपर्क किया। इस बीच पेराडो और कैनेसा को लॉस मेंटेनेस डी क्यूरी को लाया गया, जहाँ उन्हें खिलाया गया और आराम कराया गया। उन्होंने 10 दिनों में लगभग 38 किलोमीटर की दूरी तय की थी। विमान दुर्घटना के बाद से कैनेसा ने अपने शरीर के वजन का आधा लगभग 44 किलोग्राम वजन कम कर लिया था। जब ये खबर फैली कि यूरुग्वे वायुसेना की उड़ान 571 की दुर्घटना में लोग बच गए हैं तो 72 दिनों के बाद यात्रियों के बचने की कहानी ने इंटरनेशनल लेवल पर सबका ध्यान आकर्षित किया। दुनिया भर से रिपोर्टर अब इस स्टोरी को कवर करने के लिए पहुंच रहे थे। ये खबर किसी मिरेकल से कम नहीं थी और इसलिए इस घटना को मिरेकल फ्लाइट 571 के नाम से भी जाना जाता है। और अब चिली की वायुसेना ने उनकी मदद के लिए 3 बेल UH-1 हेलीकॉप्टर भेजे। अब वो लोग पेराडो को लेकर दुर्घटना स्थल की ओर चल पड़े। पायलट उस कठिन इलाके को देखकर हैरान थे जिसे 2 लोग मदद के लिए अकेले पार कर गए थे। 22 दिसंबर 1972 की दोपहर को वहां क्रैश साइट की तरफ आसमान हेलीकॉप्टर की आवाज से गूंज रहा था। मदद के आने और जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ चुके इन बचे सर्वाइवर्स को यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे एक अंधेरी रात के बाद एक नया सूरज आसमान में उग रहा हो। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उनकी मदद के लिए आए उन बचाव कर्मियों को देखकर जोर जोर से रोने लगे। ये उनकी जिंदगी का सबसे यादगार पल था जो वो कभी नहीं भूलने वाले थे। इन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इनकी चोटों, टूटी हड्डियों और डिहाइड्रेशन इन सब का इलाज किया गया। ये पूरा घटनाक्रम 2 महीने से ज्यादा 72 दिन तक चला। लेकिन जब इनकी कहानी सामने आई तब इन लोगों पे कैनिबलिज्म यानी कि नरभक्षी होने का आरोप भी लगा कि इन्होंने अपने बचाव में अपने ही लोगों को खाया। लेकिन बाद में लोग धीरे धीरे ये समझ गए थे कि ऐसा करना इनकी मजबूरी थी। अधिकारियों और पीड़ितों के परिवारों ने दुर्घटना स्थल के पास एक आम कब्र पे अवशेषों को दफना दिया। इस कहानी ने बहुत से लोगों को उम्मीद दी कभी हार न मानने की। परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर अगर उससे लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे तो आप जीत ही जाएंगे। और ऐसा ही इन सर्वाइवर्स के साथ उन 72 दिनों में हुआ जहां वो हर पल एक नई मुश्किल का सामना कर रहे थे और फिजिकली इमोशनली टूट चुके थे। लेकिन उस समय उनके टफ डिसीजंस, यूनिटी, पॉजिटिविटी और स्पोर्ट्समैनशिप ने उन्हें वहां पर जिंदा रखा जहां बचना नामुमकिन था। और ये कहानी हमें यही तो सिखाती है। तो आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी बिहाइंड इट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आप एक नई कहानी के साथ।